चैनल पे। हमने आपसे कहा था कि हम जीके के साथ साथ एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैनल पे आज से, जिसमें हम जियोग्राफी से रिलेटेड मटेरियल्स, पीडीएफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और उसकी शुरुआत हम आज करते हैं। आयोग ने अभी तक 2 परीक्षाएं संपन्न कराई हैं, जिनमें भूगोल की परीक्षा चौथे चरण में हुई थी जो 22 मार्च 2015 को हुई थी। उसका पेपर यहाँ लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ और उसके पैटर्न्स को देखते हैं। हम इसमें आपको बताएंगे कि भूगोल में किस तरह के प्रश्न आते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस तरह के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। 46 और 47 के क्वेश्चंस पेपर के डिटेल सॉल्यूशंस हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट, आपका समर्पण हमारे चैनल पर मिलता है तो फर्दर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए पहले प्रश्न की तरफ। और जैसा कि आप जानते हैं इसकी शुरुआत होती है 31वें प्रश्न से, क्योंकि पहला पेपर जो है कंपलसरी होता है, जीके का होता है, जिसकी ऑलरेडी तैयारी हमारे कोचिंग, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई जा रही है। बहुत सारे मटेरियल्स रोज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें हम लगातार लगे हुए हैं। उससे संबंधित वीडियो भी हम अपलोड करेंगे जो जीके का होगा, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी की बात की जा रही है। तो जो ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है वह कह रहा है, यहाँ पे 31 प्रश्न हो गया और आपके ज्योग्राफी का पहला प्रश्न हो गया, क्योंकि आप जानते हैं सब्जेक्ट के 70 प्रश्न होते हैं। दूर संवेदन के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रिमोट सेंसिंग? तो इसमें जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं वे चारों ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन तो सही है दोस्तों, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है, जिसमें कह रहा है कि एक्स रेज आर मोस्टली यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग, यह गलत है। क्योंकि रिमोट सेंसिंग में मित्रों इंफ्रारेड, गामा रेज एंड रेयरली अल्ट्रावायलेट रेज यूज्ड होती है, न कि एक्सरेज यूज होती है। तो आपको ध्यान में रखना होगा इंफ्रारेड, गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती है। और इस तरह से यह सी जो है यह गलत है। इस प्रकार इसका उत्तर हुआ सी, यानी कि 31 का सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वह इकोनॉमी से है, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से है, और वह पूछ रहा है कि कृषि का वह प्रकार जिसे बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों से किया जाता है कहलाती है। हम आपको बता दें कि कृषि का जो विस्तृत जो कृषि होती है, एक्सटेंसिव फार्मिंग, इसका सही जवाब है। जहां बड़े बड़े फार्म होते हैं, कई हजार एकड़ के फार्म होते हैं, जहां पर पॉपुलेशन कम है और बड़े बड़े मैदान हैं, जैसे कि अमेरिका वगैरह में, वहां पर एक्सटेंसिव फार्मिंग की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से फसलों के किस समूह को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड एवं वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से ऊपर हो। दोस्तों, यह उस तरह के फसलों की बात की जाती है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं, जहां पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, जहां पर रेनफॉल ज़्यादा होता है, जहां पर संवहनीय वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह के फसलों के लिए रबड़, चावल और जूट, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वह सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरणशील कृषि का एक प्रकार नहीं है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक प्रकार नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन दिए हुए हैं, जैसे चीना जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो कि श्रीलंका में कंडक्ट होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में अगर आप भूगोल के अभ्यर्थी हैं तो निश्चित तौर पर जान रहे होंगे, यह एक बहुत साधारण सा टर्म है ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए। तो चीना इज कंडक्टिंग इन श्रीलंका, और दूसरी जो बात की जा रही है वही इसका जवाब भी है इस प्रश्न का, क्योंकि फजेंडा जो है यह जो ब्राजील के कॉफी गार्डन है उनको कहा जाता है, यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं है। जबकि मिल्पा जो है वह रोडेशिया का
शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह फिजेंडा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला जो 35वां प्रश्न है वह यह कह रहा है, कथन और कारण से संबंधित है, जिसमें कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है, इनको आप सही उत्तर चुनिए। तो इसमें अभिकरण है यानी असर्टेशन है कि संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं अनुपयोग है। अनुपयोग है, इस पर ध्यान दीजिएगा, अनुपयोग की बात की जा रही है। और उसका कारण कह रहा है संरक्षण संसाधनों की मनुष्य के लिए सर्वाधिक संभव लंबी समय अवधि के लिए निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। तो इसमें जो आर है वह तो सही है, लेकिन मीन्स प्रोटेक्शन एंड डिसयूज की बात कर रहा है। अगर यह मिसयूज की बात करता तो सही हो जाता। डिसयूज कोई टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए गलत है और आर सही है, यानी कि 35 का बी जो है वह सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और जो आपका अगला प्रश्न है वह आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें बहुत सारे थियरी की बात की जाती है और यहाँ पर उन्हीं थियरी को दिया गया है। वेबर, हुबर, हॉटलिंग, स्मिथ, इन सारे नामों से आप निश्चित तौर पर अवगत होंगे। वेबर की आइसोडपान थियरी को कौन नहीं जानता। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है उसको अगर आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि वेबर ने न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत दिया था, जबकि हुबर ने न्यूनतम उत्पादन लागत का सिद्धांत दिया था, जबकि फ्लोटर और हॉटलिंग ने बाजार प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत दिया था, जबकि स्मिथ महोदय ने अधिकतम लाभ का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर आपका इस तरह के थियरीज को आपको याद रखने होंगे, इस तरह के पैटर्न को आपको ध्यान में रखना होगा। इन सारे पैटर्न्स को फॉलो किया जा रहा है, तो आपको डेप्थ में स्टडी करनी होगी। अगर आपका रुझान बढ़ता है, अगर आपकी सक्रियता बढ़ती है, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, तो निरंतर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे मटेरियल्स फर्दर प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारे चैनल पर ज्योग्राफी की पूर्ण रूपीण तैयारी कराई जाएगी। तो इसका जो सही जवाब होगा 36 का ए। आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ, और 37वां प्रश्न जो है वह कह रहा है अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की जा रही है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की बात की जा रही है। तो दोस्तों यह परीक्षा जब संपन्न हुई थी वह हुई थी 22 मार्च 2015 को, लेकिन आयोग ने दो परीक्षाएं कंडक्ट कराई हैं, 46 और 47। तो उन सारे प्रश्नों का अवलोकन जाता है, इसीलिए मैंने पहले 46 को उठाया है। इसके बाद इसकी समाप्ति के बाद हम 47 की बात करेंगे, फिर पूरे पैटर्न की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से आ रहे हैं, कार्टोग्राफी से आ रहे हैं, थॉट से आ रहे हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आ रहे हैं, या जो भी सिलेबस है उससे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। तो यहाँ यह प्रश्न भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है, जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम की बात करी गई है। मैंने बताया कि 2015 में जब यह प्रश्न आया था उस समय भी यूएसए, सऊदी अरब, रसिया और ईरान, यह पैटर्न सही था। वर्तमान 2019 के जो डेटा जो उपलब्ध हैं उसके अनुसार भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन यूएसए भी आज के डेट में यूएसए 18%, सऊदी अरबिया 12%, रसिया 11%, जबकि आज यहाँ पर ईरान दिया हुआ है, जबकि कनाडा का स्थान 5% कनाडा प्रोड्यूस कर रहा है पूरे वर्ल्ड के पेट्रोलियम का, जबकि ईरान आज चौथे नंबर पे है। तो उस समय आज के हिसाब से यहाँ पर ईरान की जगह पे कनाडा होना चाहिए, लेकिन तत्कालीन समय में जब यह प्रश्न आया था तो सी इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, और यह प्रश्न जो है यह भूगोल के विद्यार्थियों के लिए या यह जनरल स्टडी का भी प्रश्न है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कि सिल्वर प्रोडक्शन में मैक्सिको प्रारंभ से ही लीडिंग रोल में रहा है और वर्तमान में भी लीडिंग रोल में है। तो मैक्सिको इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर
38 you have no need of explanation of particular this question, so move to question number 39। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वह थोड़ा सा टेक्निकल है और वह यह कह रहा है कि निम्नलिखित परिवहन के प्रकारों में किसकी टर्मिनल लागत न्यूनतम है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दें, बहुत लोग समझते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन की टर्मिनल लागत न्यूनतम होगी, लेकिन नहीं। ट्रांसपोर्टेशन लागत जो होती है रोड ट्रांसपोर्टेशन की सबसे कम होती है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर ओनली स्लाइटली लेस देन, this is due to very low terminal charges, fixed costs are only 10% of total rail, तो इसलिए रेल, वाटर एंड अदर्स रिलेटिव्स टर्मिनल्स। तो आपका यहाँ पर जो जवाब होगा वह होगा सड़क परिवहन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह है कि निम्नलिखित में से ओपेक सदस्यों का कौन सा समूह सही है। ओपेक जैसा कि आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रियों का जो यह समूह है ओपेक है, जिसके बहुत सारे मेंबर हैं, जिसका गठन जो है मुख्य रूप से 5 मेंबरों ने मिल करके किया था और इसमें वर्तमान में करीब 16 मेंबर हो गए हैं। और इसके जो फाउंडर मेंबर थे वह थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला। इसका जो हेडक्वार्टर है वह वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना वहाँ पे है। वर्तमान में जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अनुसार यूएई, अल्जीरिया, लीबिया और इराक इसके मेंबर हैं। इसके ऑप्शन के अनुसार इस तरह के और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर 40 का जो बी है वह सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह जियोग्राफिकल थॉट से है और जियोग्राफिकल थॉट में यह प्रश्न पूछ रहा है कि मैकेंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हार्टलैंड थियरी भूगोल की जियोग्राफिकल थॉट की एक प्रमुख थियरी में से रही है। मैकेंडर जो एक ब्रिटिश जियोग्राफर थे और जिन्होंने हार्टलैंड थियरी की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो हार्टलैंड पर शासन करेगा वह पूरे विश्व पर शासन करेगा और इन्होंने इस थियरी के माध्यम से ग्लोबल इन्फ्लुएंस लाइज इन व्हाट इज नोन एज द हार्टलैंड, अ रीजन ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड इन यूरेशिया ड्यू टू इट्स sheer size, a wealth of resources and a high population। इसकी बात उन्होंने करी थी। इन्होंने अपनी पुस्तक द जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में इस सिद्धांत को वर्णित किया था, यानी 41 का बी जो है वह सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि नॉट कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग की बात की जा रही है। सोशल वेलबींग में एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, ओबेसिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट है, हेल्थ एक्सपेंडिचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपराध जो है नहीं है, यानी क्राइम जो है इसका इंडिकेटर नहीं है। तो 42 का बी जो है वह आपका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। जैसे मैंने मैक्सिको के बारे में बताया था, जो सिल्वर प्रोडक्शन पूछा था और यहाँ पर पूछ दिया कि सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो यह आप समझ लीजिए कि आपके लिए गिफ्ट है यह प्रश्न, क्योंकि यह एक साधारण सा प्रश्न है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। पूरी सारे लोग सहमत होंगे कि चाइना में बोले जाने वाली जो भाषा मैंडरिन है, जिसके जो बोलने वाले 917 मिलियन पीपुल्स हैं, वह सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है और मैंडरिन इसका सही जवाब है। आई थिंक फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन यू हैव नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह डेप्थ ऑफ जियोग्राफी से है, जिसमें रेसेस की बातें की जा रही है, प्रजातियों की बातें की जा रही हैं और प्रजातियों के क्लासिफिकेशन की बातें की जा रही है। इसमें जो तीनों विद्वान हैं उन सारे लोगों ने रेसेस को क्लासिफाइड किया है, लेकिन आपसे यह जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें यह पूछ रहा है कि किसने
यानी कि जो कलर के बेस पर, कलर ऑफ द स्किन के बेस पर किसने क्लासिफाइड किया है। दोस्तों यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें कुवियर ने पहली बार त्वचा के रंग के आधार पर वर्गीकरण किया था, जिसमें उन्होंने काकेशायड, श्वेत, मंगोलायड, पीली प्रजाति और निग्रोइड काली प्रजाति की बात की है। जबकि हेडन महोदय ने बालों के आधार पर किया था, जबकि टोपिनार्ड ने कद के आधार पर, लंबे कद, औसत से कम और छोटे कद के आधार पर रेसेस को क्लासिफाइड करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न जो है वह है ज्योग्राफिकल थॉट से, और इसमें कह रहा है कि किसे मिलता है, क्या मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ क्या मिलता है और कैसे। यह एक परिभाषा भूगोल की हो गई है जो भूगोल डिफाइन करता है, किसमें, यही तो पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें कि वेलफेयर ज्योग्राफी में, कल्याणकारी भूगोल में इस चीज़ को परिभाषित किया गया है। और इसका विकास कब हुआ था, जब मात्रात्मक क्रांति का अवसान हो रहा था, तो क्रांतिकारी भूगोल का प्रादुर्भाव हो रहा था। तो 1970 के डिकेड्स में यह कल्याणकारी वेलफेयर जो है ज्योग्राफी सामने आया, जिसमें कि सामाजिक समस्याओं के समाधान से संबंधित बातें की गई। और इसके प्रवक्ताओं में स्मिथ हैं, फ्रैंक हैं, प्रमुख रूप से इनका योगदान रहा है। यानी कि 45 का बी जो है आपका सही जवाब है। और अगले प्रश्न के साथ हम इस श्रृंखला को समाप्त करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे 15-20 प्रश्नों की श्रृंखलाओं के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है वह आपका ट्राइब्स से है, और ट्राइब्स की बातें की जा रही हैं और इनको मिलाने की बातें की जा रही हैं, सुमेलित करने की बातें की जा रही हैं। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, तो अगर आपने नेट और पीएचडी किया है, क्योंकि आपने किया ही होगा, और जब आप करेंगे तभी आप इस परीक्षा में भाग लेंगे, तो आप एस्किमो, लैप्स, मसाई और पिग्मी से निश्चित तौर पर अवगत होंगे। इनके बारे में बहुत डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिग्मी जो है वह अफ्रीका में कांगो बेसिन में मिलते हैं, 0 इक्वेटर से 3 डिग्री ऊपर और 3 डिग्री नीचे। यानी कि यहाँ पर आपका पिग्मी कांगो बेसिन हो जाएगा। मसाई जो हैं वे भी पशुचारण करते हैं, पशुपालक होते हैं, जो पूर्वी अफ्रीका के केन्या, तंजानिया और युगांडा में मिलते हैं। लैप्स जो हैं वह यूरोप के उत्तरी स्कैंडिनेविया में मिलते हैं। जबकि एस्किमोस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि यह कनाडा के उत्तरी भाग में ग्रीनलैंड में मिलते हैं। ये आखेटक होते हैं, इनके इग्लू इनका निवास होता है, इनकी गाड़ियाँ स्लेज होती हैं, हार्पून इनका हथियार होता है। बहुत सारी और भी बातें होंगी भविष्य में जब हम आपसे मुखातिब होंगे, जब हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ इस छोटे से चरण को, ज्योग्राफी की जो शुरुआत मैंने करी है, जिसकी डिमांड थी, मैं अंत करता हूं। और नेक्स्ट फर्दर जो कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं ज्योग्राफी के लिए पर्टिकुलर लेकर उपस्थित होऊंगा, और मैं जीके में कंटिन्यू करता रहूँगा। तो इसको आप वॉच करें, अपने राय दें। धन्यवाद दोस्तों।